मैं मल्ला चाक खोले में ये रेलवे रोड पे बगला मंडी कहते हैं या गला मंडी कहते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे मल्ला चाक खोले था। वहाँ मैं पैदा हुआ। 1950 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मेरे वालिद साहब मजदूरी करते थे, टेलरिंग का काम करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे चाचे और तायों में से सिर्फ हमारे वालिदा ने जो है ना तालीम की तरफ तवज्जो दी। और मेरा एक भाई जिसने PhD की, डॉक्टर रज़ाक हो, वो डॉक्टर रज़ाक है, और पढ़ाई किस तरह की है अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन वो लायक था। मैट्रिक से उन्हें स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुआ और स्कॉलरशिप पे ही उन्होंने PhD इंग्लैंड से की थी। तो सर हालात बहुत मुश्किल से गुजारे हुए हैं। हमने कभी ख्वाहिश नहीं की थी, जो वालिदैन ने जो बना लिया, जो पका लिया, वो ही खाया है, और इंतहाई मुश्किल हालात में हमने गुजारा किया। तो दोस्त उस वक़्त भी जो दोस्त थे आज भी मेरे वही दोस्त हैं, जो उस वक़्त मेरे रिश्तेदार थे आज भी मेरे वही रिश्तेदार हैं। मैं पब्लिक स्कूल नंबर 2 में पढ़ता था, और पब्लिक स्कूल नंबर 2 में जब मेरे भाई ने स्कॉलरशिप लिया तो उस वक़्त कॉलेज भी बन गया था। जब मैंने किया था उस वक़्त कॉलेज नहीं था। वो कॉलेज जब बन गया तो ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ कि कॉलेज के प्रिंसिपल और स्कूल के हेडमास्टर वो एक ही कॉलेज था। वो मेरे बाप के पास, मेरे मजदूर बाप के पास वो आए, उन्होंने कहा जी हमारे अपने बेटे को ना हमारे कॉलेज में दाखिल कराएं। अगरचे उन्होंने उधर दाखिला नहीं लिया था, लेकिन मैं इसको बड़े फ़ख्र से मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि एक मज़दूर और उसके पास एक प्रिंसिपल आ रहा है और एक हेडमास्टर आ रहा है। ये मेरे वालिद साहब को वो क्या कहूँ। हम जब सोते थे तो मेरे वालिद साहब उस वक़्त भी काम कर रहे होते थे, जब हम उठते थे तो उस वक़्त भी वो काम कर रहे होते थे। तो मुझे आज दुख होता है कि आज जब हम सारे ही भाई इकनॉमिकली साउंड नाक से ये तो बेहतर है, तो आज मैं रोता हूँ इसलिए हूँ कि काश आज वो हमारे माँ बाप होते तो हम उनकी खिदमत करते। मैट्रिक करने के बाद जिस तरह मेरे 3 भाई, 2 भाई हैं, उन्होंने टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान से टेक्निकल एजुकेशन हासिल की। मैंने भी टेक्निकल एजुकेशन हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला, वहाँ से मैट्रिक के बाद वहाँ से मैंने टेक्निकल एजुकेशन ली। लेकिन 1970 में जब वो इलेक्शन आए, पीपल्स पार्टी का दौर था, मैं पीपल्स पार्टी का जियाला था, मैं वोट डालने के लिए आ गया। उस वक़्त मुझे लॉ वगैरह, लेबर लॉ का कोई पता नहीं था। हालांकि मैं वहाँ की यूनियन का सेक्रेटरी तलाब, जिसे उस वक़्त प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी कहते थे, मैं वो था। लेकिन जब मैंने वो 10 दिन से ज़्यादा जो ना ठहरा, इधर वोट वो एक हफ़्ते में दो दफ़ा हुए थे लाख। तो जब मैं वापस गया तो मेरा नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ये 10 दिन से ज़्यादा इसने छुट्टी की है और बगैर इतला के, इसका मतलब है फ़लाँ रूल्स के तहत, लेबर लॉ के तहत ये इसने नौकरी छोड़ दी है। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि हालांकि हमारा 3 साल का एग्रीमेंट था उनके साथ कि ट्रेनिंग के बाद 3 साल वहाँ हमने काम करना था, लेकिन वो मुझे निकालना चाहते थे। वो निकालना चाहते थे इसलिए कि हमने जो लेबर यूनियन ने मुतालबा किया, तो मैंने सिर्फ छोटे से लफ्ज़ बोले कि आप कराची जा रहे हैं, हेड ऑफिस कराची था, कि तो आप हमारे मुतालबात के लिए अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा ठहरना पड़े तो प्लीज़ ये हमारे मुतालबात के लिए एक दिन एक्स्ट्रा ठहर जाना। जब मैं बाहर निकला तो मेरे वो यूनियन वाले मेरे पीछे पड़ गए, ये तुमने क्या किया, तुझे पता नहीं, क्योंकि वो एक ब्रिगेडियर था हार्डर सर्विस और एक कर्नल था हार्डर सर्विस। वो मुझे इस वजह से निकालना ही चाहते थे। बहरहाल फिर मैं आ गया। फिर वो जो जितने धक्के खा सकता ना एक मजदूर, वो मैं खाता रहा। मैंने रेडी भी लगाई। मैं पहले तो थी मेरी मैं मशीन शॉप, जिसको हम लेथ मशीन, यहाँ खराद मशीन कहते हैं, उसमें मैंने कोई कम अज़ कम शादी के बाद को 8 साल काम किया खराद मशीन का, फैन इंडस्ट्री में। और एक सीगल इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स थी, वो पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर रहे हैं, उनकी वो फैक्ट्री थी, तो उसमें 4 साल मैंने काम किया। उधर से फिर वो मुझे क्या करूँ, मुझे मार भी पड़ी। वो मेरे पास इल्ज़ाम आया कि इसने हड़ताल करवाई है। हड़ताल क्या थी कि उन्होंने हमें तनख्वाह नहीं दी थी, यानी कि हफ्ता गुजर गया, तनख्वाह नहीं थी। हम जाते थे उधर, काम नहीं करते थे। तो फिर 7वें के 8वें दिन हम जब गए हैं तो ऑफिस में एक टेबल पर पिस्तौल भी पड़ी हुई थी, डंडे भी पड़े हुए थे। मैंने अपना ड्रेस चेंज किया और वापस आया तो सीधी मेरे मुंह पे किसी ने ना थप्पड़ मारा। हाँ भाई, काम करना है कि नहीं?
फिर मैंने कह दिया जी मैंने काम नहीं कर रहा। फिर मैंने अपने कपड़े जो चेंज किए हुए थे फिर दोबारा लिए, और साइकिल मेरे पास होता था, मैं साइकिल पे वापस आ गया। उसके बाद भी खजल खराबी होती है, ये कर लो वो कर लो, कभी ये किया कभी। फिर आखिर में मैं चूँकि 1985 और 88 के 2 इलेक्शन हुए, वो हमारी बरादरी ने इलेक्शन लड़े थे। इससे पहले शादी को बताइए कि शादी मेरी 1976 में हुई। वो जो शादी है वो मेरी पसंद की थी, मेरी बेगम की पसंद की नहीं थी। उनकी रेंज मैरिज थी, मेरी लव मैरिज थी। वो मेरे मामू की बेटी थी, तो मेरा आना जाना था। बस मैंने घर वालों को ज़िद किया कि मैंने उनसे शादी करनी है। तो फिर क्या हुआ, पहले वो माने नहीं थे कि ये डाडा है बहुत, यानी कि वो लड़ता है झगड़ता है, डाडा बहुत है। फिर मेरे मामू यानी ससुर थे, उनके किसी दोस्त ने कहा कि तू घट डाडा है, ये कोई बात नहीं है। तो फिर मेरी वालदा उधर आती जाती थी ना, तो वो एक दिन आई, ओए बाजुआ, मेरा उर्फी नेम जो है बाजू था, ओ बाजुआ मुबारक हो भी, मामा तेरा मान गया है। बस फिर हमारी शादी के बाद बस वो शादी के बाद मैं तकरीबन 4 साल वो सिगल इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स में मैंने काम किया। तो पहले मैं फैन इंडस्ट्री में काम करता था, तो वो छुट्टी होगी या जून में होया ना, तो जुलाई में पंखे वाले बंद कर देते हैं कारखाना। तो मैं घर वापस आया तो बेगम मेरी कहती है फिर मुबारक हो। मैं क्या कोई शर्म कर, ये मैं मजदूरी करती हूँ, तू कह रही है तो मुबारक हो। उन्होंने तो वो तो फ़र्क कर दिया, मुझे तो अब काम ढूंढना पड़ेगा। फिर वो मैं सिगल इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स में गया, वहाँ सीज़न नहीं होता था, इसलिए वो वहाँ मैंने 4 साल काम किया और मार खाने के बाद वापस आ गया। फिर उसके बाद उधर नहीं मैं गया। फिर चूँकि जिस तरह हमने इलेक्शन लड़े थे हमारी बरादरी में, तो मेरी बरादरी में एक पहचान बन गई थी। पहले पीपल्स पार्टी में तो वर्कर था मैं, लेकिन पहचान बनी मेरी अपनी बरादरी में। वो मेरी बरादरी के जो 2 इलेक्शन थे उनमें हुई। ये सलाम रहमान उस वक़्त मीडिया का फ़ोटोग्राफ़र था, वैसे भी फ़ोटोग्राफ़र था, शॉप भी इसकी की थी, और ये मीडिया का भी था। वो आता था जिधर मैं आड़ती जो है ना, चौधरी नैस साहब आड़ती थे, तो वो भी चूँकि मेरी बरादरी के, तो उन्होंने कहा यार इधर आके काम कर लिया करो। वो एज ए मजदूरी काम करता था। आड़ती के पास ये काम सिर्फ इतना ही था कि जो एक तो वो नीलामी पे सौदा बेच देते थे, एक जो नीलामी में सौदा नहीं बिकता था वो रख के, तो वो खोल के बोरी को या तोड़े को या पेटी को खोल के उसको तोल के बेचना है। मैं वो तोल के बेचता था। वो मुझे कुछ मजदूरी भी मिल जाती थी, कुछ सब्ज़ी भी मैं कोई ना कोई ले आता था। वो मैं समझता था कि ये भी मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि चलो सब्ज़ी तो मुफ्त मिल जाती है ना। ये कम से कम मैंने 2 साल काम किया है। 2 साल के बाद इस्लाम रहमान उधर चुके आता जाता था, वो मुझे जानता था। उसने मुझे एक दिन कहा कि यार एक अखबार निकल रही है, तो मेरा दिल है कि तुम उधर चलो, मैं आपको लेके जाऊँगा। फिर वो मुझे लेके गया। अभी अखबार शुरू नहीं हुई थी। टक्की दरवाजे के करीब वो जो था ना बिल्डिंग जो भी, वहाँ पे ऑफिस था इनका। मुझे राजा तारक साहब से मेरी मुलाकात करा दी। उन्होंने कहा ठीक है आप फिक्र ना करें, हम रख लेंगे आपको। अखबार निकलने तक वो मैं उधर से जॉब करके आता था, वापस आता था, उधर आ जाता था। तो वो मुझे कभी मंडी बौलदीन लेके जा रहे हैं, कभी लाले मुझसे लेके जा रहे हैं, कभी सरगोदा लेके जा रहे हैं। जिधर जिधर वो उन्होंने बनाने होते थे ना, अखबारें भेजनी हैं, उनसे रब्ता करते थे। तो मैं भी जाता था। फिर 1989 में अखबार आ गया। उस वक़्त भी मैं मजदूर ही था। मेरी तनख्वाह 1000 रुपया थी उस वक़्त। अच्छा, जब क्या काम क्या था? वो मैं काम बताता हूँ। काम ये था कि जब प्रिंटिंग प्रेस पे अखबार छपती है ना, तो वो रोल बनाते हैं, ठीक है जी, 10 अखबार हैं, 15 हैं, ये 20 हैं। तो वो मैंने डिलीवर करने होते थे, या ट्रांसपोर्ट पे, या किसी अड्डे पे, या रेलवे स्टेशन पे। वो मैं काम करता था। वो काम करके उसके बाद मैं आज़ाद हो जाता था, या कभी कभी मैं दफ्तर आ भी जाता था, लेकिन ड्यूटी मेरी उतनी थी। एक दिन मुझे राजा तारक साहब कहते हैं कि यार ये तेरे स्टेटस का नहीं है, तू इस तरह कर, रिपोर्टिंग के शोबे में आ जा। मैंने कहा जी अच्छा कोई बात नहीं। 2 हफ्ते गुजर गए, तो हम एक एक्सीडेंट हुआ था कोटले में। तो वो मुझे कहते शहबाज तू भी हमारे साथ चल। मैं बैठ गया। मैं पिछली सीट पे बैठा हूँ, ड्राइविंग राजा तारक साहब कर रहे हैं, और जमान खोखर जो फोटोग्राफर था वो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। तो राजा तारक साहब ने ना वो शीशा जो होता है सामने लगा हुआ ना, उसको ऐसे किया ना, तो मुझे महसूस हुआ वो पीछे देखना चाह रहे हैं। तो फिर उसी वक्त ही उन्होंने कहते हैं शहबाज यार तुझसे बात की थी कि तू रिपोर्टिंग के शोबे में आ जाए, तो आपने कोई जवाब नहीं सही दिया। मैंने कहा जी मुझे तो इससे कोई गर्ज नहीं, आप मुझे गन पकड़ा दे और कहें जी गेट के सामने आपने खड़ा किया, एज ए सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होना है, मैं तो खड़ा होने के लिए तैयार हूँ।
मैं जिम्मेदार बंदा हूँ, मुझे तनख्वाह चाहिए। उन्होंने कहा तुझे तनख्वाह मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। वापस आए, मुझे कहते हैं ख़बर लिखो। अब मैंने कभी ख़बर नहीं लिखी, कभी कॉलम नहीं लिखा। खबरें पढ़ने का शौकीन था, सब खबरें, एक नहीं सब पढ़ता था, सब के कॉलम पढ़ता था, डाइजेस्ट पढ़ता था। बस फिर वो जो मेरे अंदर कोई चीज़ें छुपी हुई थी ना, मैंने वो खबर, वो ही पहली खबर लिख रहा था। खबर लिखी और वो जगह छोड़ दी मैंने, जिधर नुमाइंदा जज्बा या रिपोर्टर, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। और ये शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है और गुजरात की तारीख का भी पहला ही है कि सुबह वहाँ चीफ रिपोर्टर लिखा हुआ था। हालांकि मेरा कोई तजर्बा नहीं था, मेरे से पहले लोग जो काम करते थे वो दूसरी नेशनल अखबारों के साथ मुंसलिक थे और उनकी जगह मैं चीफ रिपोर्टर बन गया। मुझे समझ नहीं आई, बस ये अल्लाह की देन थी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ना तजर्बाकार होने के बजाय चीफ रिपोर्टर था और आखिर में मैं चीफ स्टाफ रिपोर्टर भी बना, जो जब मेरी और वो 1000 रुपया 18 साल तक मुझे 1000 रुपया मिलता रहा है। लेकिन हालात कुछ बदले कैसे? 1990 का इलेक्शन आया, जो क्योंकि 89 में शुरू हुई थी तो 1990 में, पहले तो वो बस ऐसे तक गुजारा हो रहा था। 1990 में जब इलेक्शन आए तो मैं सर्विस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो गया, यानी कि उनकी खबरें लेके आनी है। वहाँ बाकर रिजवी साहब थे, वो इंचार्ज थे इस चीज़ के, तो वो इश्तिहार भी ज़ाहिर खबरें लगाते थे तो वो इश्तिहार भी देते थे। वो इश्तिहार देते जब बिल लेने के लिए आए तो एक दफ़ा उन्होंने 10,000 रुपया इकट्ठा मुझे दिया, हालांकि बकाया भी थे बहुत सारे पैसे और भी इश्तिहार लगने थे। वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा 10,000 रुपया मेरे हाथ में आया। मैंने देखा कि 10,000 रुपया होता है, वो पहली दफ़ा थी। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हालात बदलने शुरू हो गए, चूँकि मैं ही था रोज़नामा जज्बे में, ये समझ लो कि मैं ही था। और जिधर भी जाते थे कि मेरा रवैया कुछ इस तरह का था कि बाज़ का दोस्त ये कहते थे यार ये जो स्पेशली जो लगाते हैं ना 14 अगस्त को, या फिर खुद ही लगा दिया कर, तू बार बार क्यों पूछता है। तो वो लग जाते थे, उसमें हमारी कमीशन जो बनती थी उससे मेरे हालात बेहतर हो गए, अगरचे बेहतर। और वहाँ जब ये महमूद अख्तर महमूद थे, ये पहले लाहौर में होते थे, जज्बे की काम करते लेकिन लाहौर थे। ये लाहौर से जब वापस आए हैं तो मुझे राजा रफ्तार साहब ने कहा कि यार इसको ज़रा साथ लेके जाया कर। पर उसके बाद फिर वही पहले नंबर पर रहा, मैं पीछे चला गया। और पीछे चला गया तो उसके बाद फिर मेरे हालात कैसे बदले नहीं लेकिन बेहतर हुए कि वो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनका दफ्तर था स्टेट एरिया में। उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे ना, वो मुझे एक दिन कहते हैं कि यार शहबाज तूने कभी हमें कोई काम नहीं कहा, चाहे भी हम आपको ज़बरदस्ती बुलाते हैं, कोई काम तो बताओ। मैं कहा जी मेरे पास तो मुझे तो कोई नहीं पता, मैं क्या आपको काम कहूँ, मुझे कोई काम होगा तो मैं कहूँगा ना। वो मुझे कहते हैं यार डायरेक्टरी छापो। मैंने कहा अच्छा चले छाप लेते हैं, एक शर्त है, आपने लेटर बना के देना मुझे कि ये चैम्बर की डायरेक्टरी छाप है, इसके साथ ताउन करें, बस इतने लफ्ज़ बोलने हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर डायरेक्टरी छापी, फिर तकरीबन 10 साल तक मैं डायरेक्टरी छापता रहूँ। और मेरे बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे पास से कोई मुतालबा करते थे तो मैं उनको कहता था कि यार जब डायरेक्टरी छपेगी ना, ये नोट कर ले, ये आपकी ज़रूरत मैं पूरी कर दूँगा। फिर वो डायरेक्टरी छपती, कभी कभी तो मैं खुद कहता था, तो कभी कभी बच्चे कह देते थे पापा जी डायरेक्टरी छप गई है ना, हमें वो चीज़ ला के दे दे, तो मैं उस वक्त उनको वो ला के देता था। फिर 2008 में बस 8 तक इधर ही रहा हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी दी है। मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरी अपनी कोशिश रही है कि मैं किसी के साथ ना तो ज़्यादती करूँ, ना मैं ब्लैकमेलिंग करूँ, और ना मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा काम करूँ जिससे मुझे मेरू या मेरे दोस्तों को या मेरे रिश्तेदारों को शर्मिंदगी हो। मैं साइकिल थी, साइकिल भी वो था जिसकी ब्रेक थी, ना अगली ब्रेक थी ना पिछली ब्रेक, साइकिल थी। ये साइकिल तकरीबन जब 90 के इलेक्शन आने वाले थे ना, अभी अनाउंस नहीं हुए थे, तो मैंने ज़रूरत महसूस की, सिर्फ ज़िंदगी में ये ज़रूरत महसूस की है, मैंने कभी ख्वाहिश तो की नहीं थी ना, सिर्फ ज़रूरत थी मेरी कि यार मैं कभी स्टेट एरिया में जा रहा हूँ, कभी कचहरी चौक में जा रहा हूँ, कभी सर्विस मोड़ पे जा रहा हूँ, तो मैं मोटरसाइकिल ले लूँ। हमारे डॉक्टर हैं, मेरे महल्ले के दार थे, वो डॉक्टर हुमायूं साहब हैं, इधर साथ ही क्लिनिक है उनकी। मैंने उन्हें कहा यार मेरे पास 7-8 हज़ार रुपये हैं, अगर आप मेरी से कुछ सिफारिश कर दें तो मैं किस्तों पे मोटरसाइकिल ले लेता हूँ। उस वक्त मुस्लिम बाज़ार में वो ना मच्छी चौक के
अंदर जाए ना तो बाजार है, उधर एक दुकान होती थी मोटरसाइकिलों की, वो किस्तों में देते थे। जब मैं उधर गया तो मेरे पास 7-8 हज़ार थे। उन्होंने कहा जी 10,000 रुपये आपने एडवांस देना है और 1600 रुपये आपने किस्त देनी है। मैंने डॉक्टर माही साहब को कहा कि यार मेरे पास तो 7-8 हज़ार है, 10 तो मेरे पास है नहीं, आमदन मेरी 1,000 रुपया है, फिक्स है। मेरा ख्याल था कि मैं वो दे दिया करूँगा, इश्तिहार में जो पैसे आएंगे वो मैं घर का खर्चा चला लूँगा। तो फिर वो बाहर निकले तो वो क्लिनिक पे जाने और उस शॉप के दरमियान मैंने उसे बोला कि यार 7-8 हज़ार मेरे पास है, तो मायूं साहब आप मुझे 7-8 हज़ार रुपये आप दे दें। तो 7-8 हज़ार रुपये मैं अपनी बेगम को कहूँगा कि वो ससुराल वालों से यानी कि अपने पेके वालों से ले ले, वो खाते पीते लोग थे। मैंने कहा तो मायूं ने कहा कोई बात नहीं यार, तू भाई है मेरा, कोई बात, बड़ा भाई है तू, मेरा बड़ा भाई है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं। मिसेज मेरे भी ले आए और हमने मोटरसाइकिल नया ले लिया 23,500 का। उस वक्त 23,500 का था। मोटरसाइकिल लेके मैं घर आया, 2 दिन बाद ईद थी, तो मैं फिर साइकिल लेके निकला हूँ। तो मेरी बेगम कहती हैं ये क्या साइकिल लेके जा रहे हो? मैं क्या हाँ। तो ये किस लिए लिया है? मैं क्या यार 2 दिन बाद ईद है, मैं इसको इफ्तिताह इसका ईद वाले दिन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ना ये आपने लेके जाना। और मैं फिर वही लेके गया वो मोटरसाइकिल। फिर वो मेरा पहला मोटरसाइकिल था। फिर मोटरसाइकिल पे आता जाता रहा। सर मैं आमतौर पे तो 10 बजे निकलता, 10 बजे से पहले नहीं निकलता था। 10 बजे निकले हूँ तो बस सारा दिन ही खज्जल ख़राबी होता था। उधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्योंकि चूँकि मैं ही एक्टिव था, रोज़नामा जज्बे में मैं एक्टिव था। ज़्यादातर ये जो ताजर है ना, ताजरों के जो उस वक़्त इलेक्शन होते थे, अब तो नहीं इलेक्शन होते, कई साल हो गया इलेक्शन नहीं होते, उनके इलेक्शन होते थे। ताजर अपनी दुकानदारी भी चमका लेते थे और मुझे भी थोड़ा अकामोडेट कर लेते थे और उनके इश्तिहार आते थे। इश्तिहार भी बिज़नेस के नहीं आते थे, वो इश्तिहार वही है ना, ईद मिलाद नबी आ गई है, 14 अगस्त आ गया या कोई और आ, इस तरह के डे है ना, उनमें वो इश्तिहार मिलते थे। तो वो मेरा काम चलता था। बाकी जो सरकारी हमारा कोई तल्लक नहीं होता था, वो इश्तिहार ही जो मिलते थे, ख़बरें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई उधर जाना है, कोई उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर आ जाना है, कोई और इस तरह के कोई इलेक्शन वगैरह आ जाए तो मैं उस वक्त वो डील करता था। और कभी कभी कोई ख़ासकर गर्मियों में वापस आता था कि गर्मी है, और ये भी मैं जज करता था कि मैंने अभी मेरे पास 1 घंटा है, जब मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, चलो थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। तो घर जाके उस वक्त ये मोबाइल नहीं थे जिनमें अलार्म लगा लेते हो, तो मैंने अपनी बेगम को कहना कि 15 मिनट बाद मुझे उठा लेना है। तो वो मुझे हर बार यही एक ही सवाल करती, ये 15 मिनट में क्या आप सोएंगे? मैंने कहा मुझे पता है ना, मैंने 15 मिनट में सोना है, तो सब लोग कि मेरी नींद पूरी हो गई है। तो बस मैं इसी तरह करता रहा हूँ, और बाकी सारा सुबह से लेकर शाम रात 9-10 बजे मैं वापस आता था। शुरू तो मैं ख़बरें दफ्तर में जाके लिखता था, और बाद में मुश्ताक नासर साहब उनके दफ्तर मेरा आना जाना हो गया। अगर चाहे इजाज़त दे तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की अटेंड की, वो चौधरी अहमद मुख्तार की थी। जब पहले सबसे पहले चौधरी अहमद मुख्तार ने अपनी बात की, और उसके बाद सवाल जवाब शुरू हो गए। मुश्ताक नासर साहब भी सवाल कर रहे हैं, कुर्बान ताज साहब थे वो सवाल कर रहे हैं, शहीद मलिक साहब थे वो सवाल कर रहे हैं। तो मैंने भी एक सवाल कर दिया, अब मुझे सवाल याद नहीं है। तो एकदम मुश्ताक नासर साहब ने कहा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत हो गए हैं, मुझे वो कहते हैं चौधरी साहब को, चौधरी साहब बस करें जी, बात साहब ख़त्म हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है। वो चौधरी साहब कह रहे हैं कि यार इसका जवाब मुझे दे लेना। उन्होंने कहा नहीं ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गई है। मैं चुप कर गया। मैं चूँकि वो मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे कोई नहीं जानता था। किस्सा मुख्तसर, चाय पीने के बाद ना मुश्ताक नासर साहब ने कुछ सवाल कर दिया, वो जवाब देने लगे। तो मैंने कहा चौधरी साहब नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई हुई है, या मेरे पहले सवाल का जवाब देना है तब इनका जवाब देना है। तो उन्होंने कहा हाँ आप अपना सवाल दोहरा दें। मैंने सवाल दोहराया, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। बाद में मुश्ताक नासर साहब ने मुझे बताया कि यार ये हम तो तुझे पता, हमें तो नहीं पता था आप कौन है, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन बाहर निकल के कुर्बान ताज साहब ने कहा ये बंदा बड़ा को ख़तरनाक लगता है, तो सामने ने वक्त पाना है। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उन्हीं के साथ मेरी दोस्ती होगी। मैं उनका जनरल सेक्रेटरी भी प्रेस क्लब का रहा, उनके साथ वो सदर थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था। फिर मैं उन्हीं की दफ्तर में बैठ के ख़बरें लिखता था, और लिख के फिर मैं आपको ड्राप कर देता था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कॉलम लिखने शुरू किए। पहले देखो मैं तो बताया, मैं तो ख़बर भी नहीं लिख सकता था,
फिर मैंने कॉलम लिखना शुरू किया 2 खबरें के नाम से। वो मेरा तंज़ो मजाक का कॉलम होता था कि मैं कोई खबरें पढ़ी हैं ना, कोई गवर्नमेंट दूसरी जंग वगैरह पढ़ी है या खबरें पढ़ी है या कोई और को खबर पढ़ी है, उसमें से 2 खबरों को मैं चूज़ करता था, फिर उस पर तंज़ो मजाक के वाले से लिखता था। अगर इजाज़त दे तो एक थोड़ी गड़बड़ हुई, एक दफ़ा मैंने कॉलम लिखा तो उसमें राहत मलिक साहब का नाम आ गया, क्योंकि खबर में उन्होंने कोई खबर लगाई थी तो मैं उसको शामिल कर लिया। अगले दिन जब वो कॉलम छप गया तो अंदर आए तो मैं सामने पहला टेबल मेरा था, मेरी कुर्सी और टेबल अलग होता था। मैं बैठा हुआ उससे गुजर गए और जाके राजा तारक साहब से गिले शिकवे शुरू कर देते, ये कल का छोकरा मेरे ख़िलाफ़ लिख रहा है। तो वो उन्होंने जो भी किया किस्सा मुख्तसर वो चले गए। उसी दिन मैंने कॉलम अगला जो लिखना था वो लिख के, तो उस वक्त कातब होते थे, तो कातब को मैंने दिया जो हेड था। तो उन्होंने बोला कि यार वो राजा तारक साहब ने पाबंदी लगा दी है कि आप जो जो लिखेगा ना वो पहले मुझे दिखाना है। तो मैंने वो उनको दिया ही नहीं, फिर मैंने वापस ले लिया। मैंने कहा जी खबर हम दे सकते हैं उनको, कॉलम नहीं दे सकते, कॉलम तो जो मैंने लिखा है वही छपेगा, मैंने एडिटिंग के लिए नहीं देना। 15 दिन बाद राजा तारक साहब ने मुझे बुलाया कि यार तू कॉलम नहीं लिख रहा। मैंने कहा जी आपने पाबंदी लगाई है। वो छोड़ यार, उसको मुतमिन करना था। तो उसके सामने मैंने ये लफ्ज़ बोल दिए और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा जी तेरा कॉलम पढ़ा जाता है, कॉलम लिखा कर। और मैंने फिर कॉलम लिखना शुरू कर दिया। फिर कुछ अर्से के बाद मैंने तमाशे के नाम से सारे कॉलम लिखे। कुछ मुझे जब मैं दफ्तर किसी में जाता था मैंने तमाशा आ गया है, फिर मुझे कहते थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑब्जर्वेशन भी जो देता रहा हूँ इलेक्शन के वाले से, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। 1993 का उन्होंने कहा जी कॉलमिस्ट, उधर यूसुफ भुट्टा साहब थे लिखने वाले, यूसुफ क्रेशी होते थे वो लिखने वाले थे, और भी लिखने वाले थे, लेकिन मैं जूनियर था। ये भी मेरे लिए मतलब अल्लाह ताला का एहसान है मुझ पर। उन्होंने कहा जी आपने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है, हमने इसको शाया नहीं करना, आपका कैलिपर देखना है। 1 हफ्ते के बाद, ऑन रिकॉर्ड बात है, 1 हफ्ते के बाद मेरा कॉलम छप गया और लिखा था राजा तारक साहब ने कॉलम के ऊपर कि शबाज और इसके सारे साथियों को कहा था कि अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दो, लेकिन शबाज की ऑब्जर्वेशन दुरुस्त साबित हुई है। मैं उसकी हौसला अफजाई के लिए और आवाम की दिलचस्पी के लिए शाया कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़ा एजाज़ था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो इज़्ज़त और वक़ार जो मुझे एज ए सहाफ़त ऐसे इस शोबे में रहकर जो मुझे मिला है, आज भी मुझे उसका सिला मिल रहा है। मैं हर रोज़ मुझे कोई ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मैं जानता नहीं होता, शक्ल में वो मेरा नाम लेके पकड़ा, ओ शहबाज साहब किधर होते हैं जनाब, आप मिलते नहीं हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई मेरे लिए ये है। मोस्टली तो मैंने वैसे भी आपको नाम ले दिए हैं। वो सारे काम करते थे। चीफ एडिटर थे जो मैनेजिंग एडिटर थे राजा तारक साहब, और शवेज मलिक थे तो वो एडिटर थे, उसके चीफ एडिटर। साकी साहब भी उसमें काम करते थे। मंजूर साहब थे कि वो आलमगीर थे शायद, वो भी लिखारी थे। तो लिखारी तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन जो जिस तरह अगर कहें ना रिपोर्टर, तो वो तो मैं कहता हूँ तो बस बाकी रिपोर्टर थे, मैं रिपोर्टर था। तो मेरी सबसे ज़्यादा खबरें मेरी होती थी, क्योंकि मैं राब्ते में था ना लोगों से। अगर मैं किसी के पास नहीं गया तो किसी ने मुझे बुला लिया है, तो मैं उनके साथ राब्ते में था कुछ सबसे ज़्यादा। बाकी मलिक खलाक साहब मेरे दोस्त थे, वो किसी और अखबार में काम करते थे। मंसूर बजाज भट्ट साहब भी वो बाद में, अब बेशक बाद में आए, उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वसीम अशरफ भट्ट साहब, उनके खासकर उधर मुलाकात होती थी जिधर मुश्ताक नासर के दफ्तर में। तफ़ैल मीर साहब भी उधर आते थे। वो कुछ मिर्ज़ा साहब हैं हमारे इलाके के, वो नायब नाज़िम ही रहे हैं, वो उधर ही होते थे, उनसे भी मुलाकात रहती थी। तो तकरीबन तमाम अदारे जो है ना उनमें मेरा आना जाना। शख्सियत भी वो बड़े धीमे बोलने वाले थे और बड़े खुश मिजाज थे। तो मैं कहता हूँ कि अखबार नवीस भी हो और अखबार का मालिक भी हो, वो अपने जो स्टाफ से उनसे भी कभी गर्मी सर्दी में बात नहीं कभी की थी। वो बड़े धीमे लहजे में बात करते थे, हमारे साथ भी धीमे लहजे में बात करते। 1-2 दफ़ा तो इंटरव्यू भी उन्होंने कहा कि यार शहबाज इंटरव्यू लेना है ऑफिस में, कि वो बाहर का बंदा था कोई, तो आपने भी मेरे साथ बैठना है। मेरे साथ तो उन्होंने उनका सलूक इस तरह का था कि मुझे स्पेशली कह रहा है आपने बैठना है, आपने भी बैठना है, मैंने भी सवाल करूँगा, आपने भी सवाल करने हैं।
तो उनकी ये शख्सियत जो थी, मैं नहीं समझता कि कोई अखबार का मालिक इस तरह का हो सकता है। सर तगड़े सहाफ़ी तो वो जो थे ना, वो जो नेशनल अखबार थे ना, तगड़े तो वही थे। हम तो वो क्या कहना, हम तो उनकी खबरें लगाते थे ना, वो खबरें नहीं होती थी, उनके बयान होते थे। तो लोकल अखबार जो है ना सिर्फ बयान पे डिपेंड कर सकती है। अगर वो खबरें लगाना शुरू करे तो शायद उसको कोई पढ़ने के लिए तैयार ना हो। लिहाजा वो सबसे ज़्यादा उधर बयान लगते थे। जो तगड़े थे वो चूँकि खबरें लगाते थे, हम बयान लगाते थे। वो तगड़े थे जो खबरें लगाते थे। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है, अगर इजाज़त दे, मुझे मुश्ताक नासर ने कहा कि यार कोई ऐसी खबर फैन इंडस्ट्री की ला तू, मुझे वो शबाज टेक्निकल कहते थे, या कोई कमाल की कार्ड निकाल के ला। फिर मैंने वो जिसको कहते हैं ना रिसर्च करना, यानी खुफिया, वो उनका जनाब मैंने डाटा इकट्ठा किया, और डाटा इकट्ठा करके तो मैंने उनको लिख के देखा। उन्होंने कहा जी क्या बात है जनाब। जब छपी, जज्बे में नहीं छपी थी वो कौमी अखबारों में छपी, और उसी दिन उन सब को, तफ़ैल मीर साहब को भी, तो शवेज़ मलिक साहब को भी, और जनाब उस वक़्त ख़बरें भी थी, करामत साहब को और मुश्ताक नासर साहब को, सब पंखों वालों ने बुला लिया था, और सब ने उनको इश्तिहार दिए थे। वो उनके अंदर की थी, वो सामने नहीं है, किसी को पता वो। लेकिन मैंने लोगों से इंटरव्यू किया, अंदर खाने इंटरव्यू किए, और वो मैं ख़बर बना के दी, और वो ख़बर उस पर उन्होंने तो वो ख़बर इस तरह थी कि ना, एक तो ये जो स्पेयर पैड बनाते हैं ना, इनको जो बाहर से रहता है वो नहीं शो करते। इनके जो कारखाने, उसके अलावा इनके स्टोर हैं, वो भी इन किसी को नहीं बताते स्टोर कहाँ है। अगर किसी महकमे ने आना भी है तो उन्होंने उधर ही देखना है जिधर वो काम कर रहे हैं। इस तरह की कोई जो चीज़ें थी ना, रॉ मटेरियल, वो भी उन्होंने उधर नहीं रखा होता था, वो भी उन्होंने किसी स्टोर रूम में रखा होता था। वो एक ख़बर थी बस। फिर वो ख़बर तो वो लग गई। कॉन्फिडेंस तो मुझे शुरू से ही था। अगर आप कहें कॉन्फिडेंस की बात एक बताऊँ मैं आपको, मैं रुकता नहीं था, अपनी बात मैं ज़रूर करता था। जब हमारे बरादरी ने पहला जो इलेक्शन लड़ने की बात की ना, तो एक मीटिंग हुई हमारे महल्ले में, मल्ला चाह खोले में। वो मल्ला चाह खोले का ही उम्मीदवार था, उन्होंने अपना फ़ैसला कर लिया हुआ था, जो वो करीब थे। लेकिन महल्ले वालों को बताने के लिए कि भाई हम साहब इकट्ठे हैं तो फ़ैसला करें, तो मैंने उस वक़्त उस फैसले के ख़िलाफ़ बोला था कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत तरीका है आपका। इस बंदे को कोई बंदा नहीं जानता, इसको पहले मेंबर बनाओ। मेंबर जब बन जाएगा, कम अज़ कम यूनियन कौंसिल के लोग तो उसको जानते होंगे ना, फिर उसके बाद इसको चेयरमैन का इलेक्शन लाओ, बेशक हार जाए, सारे शहर को पता चल जाएगा कि ये कौन है। तो आप डायरेक्ट उसको PhD में दाखिल करा रहे हैं, ये गलत है। तो मैं इतनी बात करके मैं बैठ गया, फैसला हो गया कि इलेक्शन लड़ना है। फिर मैं अपनी सीट पे खड़ा हो गया, मैंने कहा जी वो मेरी राय थी, अब आपने फैसला किया, मैं आपके साथ। इसी तरह ये इलेक्शन लड़ते रहे, और मैं उनके साथ था। स्टेट सेक्रेटरी भी मैं था, ऑफिस सेक्रेटरी भी मैं था, और मुकर्रर भी मैं था। पहला मुकर्रर मैं होता था, बाद में दूसरे बात करते थे। वो इस तरह होता था, एक दिन मैंने बात किया, अगले दिन वो दूसरे जो उसको डराते थे। पहले मैं किराए पे रहता था। मैं ये भी बता दूं कि 350 रुपये किराया था। उससे पहले मैं मदीने में 1 साल रहा हूँ, किराया वहाँ 150 था। तो गया भी इसलिए था कि वहाँ किराया कम है। 1 साल के बाद मैं वापस आ गया, 350 रुपये किराया था। तो वो मैं दे नहीं सकता था, वो भी नहीं दे सकता था कि मेरे भाई ने जो कारखाना बनाया ना अलकरम फैन के नाम से, वो जब बन रहा था तो वो मेरे भाई जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ाक साहब, वो आए हुए थे। तो अब मैं अबाई घर में था, सारे हम भाई बैठे हुए थे। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि जी हमने कारखाना बनाना है। तो मेरा भाई मुझे छोड़ने के लिए गेट दरवाजे तक आया, तो मुझे कहता आपका भी हिस्सा रख ले। अल्लाह, मेरे पास तो किराया नहीं था ना। तो मैंने रो पड़ा था कि यार मेरे पास तो किराया देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं हिस्सा कैसे डालूँ। अल्लाह, उसने खुद अपने पास से देने थे, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैं कहा नहीं। तो उसने कहा चल आपको किराया दे दिया करेंगे। कुछ महीने में किराया लेता रहा हूँ। फिर मैं खुद ही के नाम से ये वो कार्टून लिखा था, एक रिपोर्ट किया था अपने सोशल मीडिया पे कि मुझे तकलीफ़ हुई कि यार क्यों आपने ये कहा है, यानी कि मैंने खुद ही को मारा था। पर आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तमाम वो सहूलतें मिल गई हुई हैं जो एक आम आदमी, मैं आम आदमी हूँ, अभी भी आम, बेशक मैं अमेरिका से आया हूँ, मेरे वही दोस्त हैं, मेरे वही रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं आम आदमी की बात करता हूँ कि मुझे वो तमाम सहूलतें मिल गई हुई हैं जो एक आम आदमी की ख्वाहिश होती है। हालांकि मैंने ख्वाहिश कभी नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो आम आदमी की जो ख्वाहिश है ना, वो अल्लाह ताला ने मेरी पूरी कर दी। मेरी एक आदत है
कि अगर कोई बंदा, कोई बड़ा भी दोस्त है, कोई बड़ा रिश्तेदार भी है ना, अगर उसने आपकी इज्जत पर किसी किस्म की उंगली उठाई है या कोई मुनाफिकत की है, तो फिर मैं उसकी दोस्ती छोड़ देता हूँ, किसी को नहीं बताता, ना ही उससे मैं गिला करता हूँ, उससे गिला भी नहीं करता, फिर मैं अपना रास्ता जुदा कर लेता हूँ बस। मैंने कभी किसी को कभी कोई बात नहीं सुनाई कि इसने मेरे साथ ये बदतमीज़ी की है या मेरे साथ ये हुआ है। मैं सिर्फ रास्ता छोड़ देता हूँ। आज भी कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैंने किसी बंदे के ख़िलाफ़ कभी कोई शिकायत की हो, ना अखबार में इसके ख़िलाफ़, ना रिश्तेदार के ख़िलाफ़, ना किसी दोस्त के ख़िलाफ़, कभी नहीं की। अमेरिका का कानून ये है जी, जो आइन है ना, वो आइन कहता है कि जो बंदा उधर सिटीज़न है, चाहे वो किसी भी तरीके से गया है, वो डंकी लगा के गया है और वो लीगल हो गया है, वो गया है वर्क वीज़े पे गया और लीगल हो गया है, या एमिग्रेशन वीज़े पे गया तो वो लीगल हो गया हुआ है। जिस वक्त वहाँ किसी को पासपोर्ट मिल जाता है तो वहाँ के आइन के मुताबिक वो अपनी बीवी बच्चों को प्लस अपने बहन भाइयों को बुला सकता है। ये अमरीका है जिधर बहन भाई आ सकते हैं, वालदैन और बहन भाई आ सकते हैं। तो यही डॉक्टर ज़ाक साहब जो है ना, ये गए तो उन्होंने शायद 1996 था या 95, हमें कहा कि यार आप अपने कागज़ जगह जमा कराओ। फिर हमने अपने पेपर जमा कराए जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो फिर 2008 में यानी 96 में अगर हमने कराया है तो तकरीबन 10 साल बन जाते हैं। 10 साल बाद फिर वो हमारे पेपर निकले और हमारा इंटरव्यू हुआ और हमारे वीज़े लगे और हम चले गए। और जो बंदा जाता है, मेल है तो उसकी फीमेल यानी बीवी जाएगी, बीवी है जा रही है तो उसका मियाँ भी जाएगा, और अंडर 21 जितने भी बच्चे हैं, चाहे 1 है चाहे 10 है, वो सब जाएंगे। लेकिन अंडर 21 से ऊपर चला गया, वो 21 से ऊपर हो गया है, इंटरव्यू के दौरान तो कोई बात नहीं है कि वो कागज़ आपके एडमिट हो गया और आपने वो बुला लिया है इंटरव्यू के लिए। उस वक्त अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने ऊपर भी हो गया है, उसकी कोई गुंजाइश, उसकी कोई नहीं, वो जाएगा। लेकिन जब पेपर उन्होंने मांगने हैं ना 10 साल के बाद, वो पेपर जमा कराते वक्त वो 21 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो वो चले जाते हैं। फिर हम जब गए, मेरे 2 बच्चे थे अंडर 21, वो मेरे साथ चले गए। एक भाई था उसके 4 बच्चे थे, उसके 4 चले गए, जिसका 1 था उसका 1 चला गया। अब वो दूसरे बच्चे जो रह गए हुए ना, उनको फिर पासपोर्ट मिलने के बाद हमने अप्लाई किया, वो जो रूल है। अब वो भी लाइन में लगे हुए हैं, जब उनके भी वो 5 साल पूरे हो जाएंगे वो भी चले जाएंगे, वो भी उसी तरीके से जाएंगे। सर मजदूरी की है, सिंपल ही मजदूरी। एक जगह पे तो मैंने 2 हफ्ते काम किया, वो पाकिस्तानी था, गुजरात का भी था, लेकिन वो उधर जो है ना आम तौर पे जो समझते हैं कि ये इलीगल आया हुआ बंदा, पैसे पूरे नहीं देते उसको। 2 हफ्ते बाद मुझे उन्हें पैसे दिए तो वो तकरीबन आधे थे जो गवर्नमेंट का रेट था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर किसी अपने महल्लेदार जो थे ना, उधर मेरे बहुत सारे महल्लेदार थे, फिर उनको मैंने कहा हुआ था, तो फिर एक जगह जॉब मिली, वहाँ मैंने 9 साल रेगुलर काम किया है। वो काम ऑटो पार्ट्स, ऑटो की थी दुकान, लेकिन वहाँ पे एक स्टोर था उनका टायर का, यानी कि थोक का काम करते थे टायर का। ऑटो के हिसाब से वो गाड़ियों की मरम्मत भी करते थे और टायर जो दूसरे छोटे दुकानदार उनको सप्लाई भी करते थे। मैं वो स्टोर मैन था, यानी कि जो टायर आने हैं, जब आने हैं रोज़ाना आते थे, उनको अपनी अपनी जगह पे रखना है, और जो टायर हमने मांगने हैं वो टायर वहाँ से निकाल के बाहर रखने हैं। उधर एक पाकिस्तानी काम करता था और दूसरा मैं गया तो मैं भी पाकिस्तानी था, और मेरा नाम मुझे उन्होंने पूछा क्या है, मैंने कहा जी मोहम्मद शहबाज। उसको कहते थे मौ, यानी मोहम्मद, वो उसका नाम कुछ और था तो उसको मौ कहते थे। ये मेरे भाई ने मुझे बता दिया हुआ था कि उधर मोहम्मद को माओ कहते हैं पूरे अमेरिका में। तो मुझे मैनेजर पता क्या कहता है, अच्छा इसका मतलब सेकंड माओ। मैं कहा नो, मेरा नाम शहबाज है, SHAHBAZ। तो फिर मेरा नाम शहबाज कह के पकारते थे, उसको मौ ही कहते थे, बल्कि इकट्ठा बोलते थे मौ एंड शहबाज, यानी कोई भी है ना इस वक्त अवेलेबल तो वो ये चीज़ लाए, वो इस तरह बोलते थे। वो 9 साल मैंने उधर काम किया। 2017 में कुछ प्रॉब्लम हुए, फैमिली प्रॉब्लम थे, तो मैं वापस आ गया। वापस आके इधर दफ्तर बनाया कि मैं नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। पासपोर्ट मैंने ले लिया हुआ था, मेरे पास पाबंदी नहीं थी। इधर ही बैठ के मैंने पेंशन ली, अप्लाई की। उन्होंने ये भी मुझे पूछा आखिरी
कि आपकी पेंशन पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करानी है या अमेरिकन अकाउंट में। मैंने कहा जी मेरे अमेरिकन अकाउंट में जमा करा दें। किस्सा मुख्तर वो जो मेरे पास पैसे थे ना जमा, वो सारे ख़त्म हो गए। फिर मैंने एक प्लाट, वो जो पता साफ़ी कॉलोनी बनी थी, वो पाला प्लाट बेचा। मैंने अपने बेटियों के नाम कहा था कि ये सिर्फ मेरी बेटियों का है। जब मैंने बेचा तो सिर्फ जो किराया मेरा आने जाने था का, मैंने यूरोप गया तो वो मैंने बेटियों को कह दिया, पैसे बाकी सब बेटियों को चारों को दे के ना, तो मैंने कहा जी कि इतने पैसे मैंने खर्च किए हैं, ये मुझे माफ़ी दे देना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो उससे मैं गया यूरोप 2 हफ्ते रहने के बाद मेरी मिसेज साथ थी, तो वो तो वापस आ गई। तो मैं 1 हफ्ता और रहने के बाद मैं अमेरिका चला गया। बस अमेरिका जब गया हूँ ना, तो फिर मैंने नई जॉब की, चूँकि मेरे वो ख़त्म तो हो गया था सारा कुछ। फिर मैंने 2.5 साल एक ही जगह पे काम किया, और वो मुझे मेरी जी बदली है ना हालत, वो उन 2.5 सालों ने बदली है। क्योंकि अब बच्चे मेरे जो थे ना उधर, वो इंडिपेंडेंट थे, हो गए हुए, उनकी शादी हो गई। तो मैं सिर्फ $1000 उनको किराए में जो आते था ना, वो एक मैं टेबल पर रख देता था, यार ले लेना। तो वो $1000 भी यूँ समझे कि वो मेरी वो जो थे ना, वो जैसे बहरों को जो दूसरों को वो टिप देते हैं, वो मेरी तकरीबन 1000 टिप बन जाती थी उधर, जहाँ 2.5 साल काम किया मैंने। वो मैं $1000 देता था, बाकी मैं फिर जमा करता रहा। ये गाड़ी जो ली है उन्हीं पैसों के, बच्चे का 1 पैसा भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। और उसके बाद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी ज़रूरतों के लिए, और फिर एक मज़े की बात, जितनी पेंशन मेरी वो 2017 में लगी थी ना, वो 2.5 साल काम करने में उतनी ही वो प्लस हो गई है, उतनी प्लस। क्योंकि जिधर मैं काम करता था ना पहले 9 साल, उधर शो करते थे हमारे 2 दिन या 3 दिन 8 घंटे काम हम करते थे, 12 घंटे 6 दिन। लेकिन जिधर मैं 2.5 साल काम किए ना, उधर वो चेक पे देते थे, टैक्स कटा जाता था। तो वो टैक्स इतना कटा गया कि वो 10 साल में भी उतना टैक्स नहीं बना था जितना वो 2.5 साल में मैंने टैक्स दिया। और टैक्स की बुनियाद पे उधर जो आपकी पेंशन लगती है, तो वो मेरी पेंशन डबल हो गई। और अब मुझे मौजा ही मौजा है, और मुझे कोई परवाह नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी करते हैं, लेकिन मुझे कोई भी ना करे, मेरी ज़रूरत के लिए या मेरी मिसेज़ की ज़रूरत के लिए, अगर मैं कहूँ, आप मिसेज़ मेरी को भी थोड़ी बहुत मिलती है, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी सोच ये है कि अगर आप मनफी सोचेंगे कि शायद ये मुझे अच्छा ना लगे, तो वो उसका आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो मर्ज़ी कर लो। और जब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मैं ठंडा है या गर्म है, गर्म में ठंडा, ठंडे पे गर्म, मैं तो पीता हूँ। और उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। अब डॉक्टर मना करते हैं घी ना खाओ, पहले देसी घी बंद किया, फिर विलायती घी बंद किया, फिर अब ऑयल भी बंद कर दिया है। लेकिन हमारे दौर में जब हमारा लड़कपन था, हमारे ज़िम्मेदार, अब जब किसी के बर्तन में कोई दर्द होनी शुरू हुई है ना, तो उसे कहते थे दूध में घी डाल के पियो। यार वो तो दूध में घी डाल के पीते थे इलाज के लिए, और अब आप कहते हैं जी घी खाना नहीं है। इसलिए फ़र्क ये है, उस वक्त लोग जद्दोजहद करते थे, लोग मजदूरी करते थे, फिजिकली मजदूरी करते थे। अब हम घर में या कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, या ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो तो हजम नहीं कर सकते। आप अगर एक्टिव रहेंगे और सोचेंगे नहीं, जब सोचना है ना, जब लफ्ज़ बोला है, आप सोचेंगे कि शायद ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, या एक बार किसी दफ़ा आपने कोई चीज़ खाई है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है, वो आपके सिर पे सवार होगी कि ये मैंने नहीं खानी, और फिर वो जब भी आप खाओगे तो आपको तकलीफ़ होगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा, ठंडे से ऊपर गर्म 1 सेकंड का भी वक्फा नहीं डालता मैं। ठंडे के बाद एक आ गया ना, चाय आ गई है, और चाय के बाद कोई ठंडा आ गया है, मैं 1 सेकंड का वक्फा भी नहीं लेता, और मैं पी जाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। ये आपकी अप्रोच है। अगर अप्रोच माने नेगेटिव है, फिर आपकी खैर नहीं है। ये भी ना बोलो किसी को यार मैं क्या करूँ, अक्सर होता क्या हाल है, यार क्या दसूँ, क्या बताऊँ, मेरे गोडे, ये कभी बात ना करो। मैं अननोन पर्सन से भी कह देता हूँ भाई ये दुराया ना करो। जब दुराओगे तो आप इफेक्ट होएगा और आपको नुकसान होएगा। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह का शुक्र है, ये बोलो यस अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप जल्दी अगर बीमार भी हैं तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मायूस होंगे फिर बीमारी थोड़ी लांग हो जाएगी। बस 2 साल रह गए, 50 साल होने हैं, तो मैंने कतकला में मैंने बेगम को कहा कि आपने फिर वज़ीराबाद जाना है और आपने दुल्हन बनना है, और मैंने फिर सेहरा तो नहीं बांधूंगा लेकिन दूल्हा बन के आऊँगा, और मैंने फिर आपको ब्याह करके लेके जाना है। वो हंसते हैं बच्चों को भी मैंने बता दिया, उन्होंने कहा हाँ पापा करेंगे, ऐसा ही होगा। मैं अगर वो मेरे निकाले तो सारे गाड़ी जो लाभ वाले हैं
जो मैं रोज़ाना सुनता हूँ। तो उस वक़्त नूरजहाँ के गाने थे, तो नूरजहाँ के मसूद राना के गाने थे, वो बड़े पॉपुलर थे, वो सुनता था, मसूद राना के और नूरजहाँ के। और भी थी जो अदाकारा भी थी, अब सारी गुलकारा भी थी, गुलकार भी थे बहुत से, उनके भी गाने सुनता था। गाने का शौकीन मैं रहा हूँ शुरू से, और अब भी मैं गाने सुनता हूँ।